मेरा जो डिमांड कर्व है वो दो वे से बन रहा था। एक प्राइस के कारण बन रहा था और एक अदर फैक्टर्स के कारण बन रहा था, पता है। तो जो प्राइस के कारण बनेगा उसका नाम था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। और जो अदर फैक्टर के लिए बन रहा था उसका नाम था शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। बात बराबर है, ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना, ठीक है। तो प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, समझिएगा। तो बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड, याद करिएगा कौन से पढ़ाए थे। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा प्राइस घटेगा, सही है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड घटेगा प्राइस बढ़ेगा। ऊपर वाला जो था एक्सपेंशन वाला जो ग्राफ था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड मूवमेंट था। ये पूरा क्लियर होना पड़ेगा, हाँ, तब जाके आगे का आज का क्लियर होगा। और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड मूवमेंट होगा, सही बात है। और अदर फैक्टर के लिए जो डिमांड बनता है उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स, याद होगा, ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, क्लियर है। अब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अदर फैक्टर के वजह से जब डिमांड बढ़ेगा या घटेगा उसका नाम है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। डिक्रीज मतलब घटना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड घटेगा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, अच्छे से अब यहां कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है, ध्यान से। नहीं समझ आए पूछिएगा, ठीक है, कंसंट्रेट यहां पे करिएगा। मेरे को एक चीज बताइए, प्राइस को छोड़ के जो भी फैक्टर है वो सारा अदर फैक्टर्स है, करेक्ट बात है, ठीक है। और अदर फैक्टर्स में जब भी डिमांड बढ़ेगा तो इंक्रीज बनेगा और जब भी डिमांड घटेगा तो डिक्रीज बनेगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ, एज पर लॉ ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वेदर में प्लेजेंट चेंज आया, अगर वेदर में प्लेजेंट चेंज आया तो डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड अगर बढ़ेगा तो वेदर अदर फैक्टर है, तो अदर फैक्टर है तो क्या बनेगा, इंक्रीज बनेगा, समझो। अरे आप प्राइस के बाद जो भी मेरे को पॉइंट बताओगे उसमें जहां जहां डिमांड बढ़ा होगा वहां इंक्रीज बनेगा और जहां जहां घटा होगा वहां डिक्रीज बनेगा। ये क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गया, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप इंक्रीज बनाओगे, समझो, बहुत इजी, हाँ कि ना। समझा कि नहीं समझा, एकदम समझ आया। अब मेरे को आप एक बात बताओ, देखो अपना कुछ कुछ क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं, अच्छे से देखना, अब आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा आज 5 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, सब आपको याद हो जाएगा। 5 क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन, आपको खाली सुनना है अच्छे से। देखो अगर मैं बोलूं कि डिस्कस द रीजन, ध्यान से सुनना, डिक्री डिस्कस द रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब
डिमांड कर्व कब कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा? देखो, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किसके वजह से होता है? अदर फैक्टर्स के लिए वजह से होता है, हाँ कि ना? तो एक एक पॉइंट लिखो और बता दो। जैसे सबसे पहले आप लिख रहा है वेदर, वेदर में राइटवर्ड कब होगा? जब प्लेजेंट चेंज होगा तो राइटवर्ड होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, समझो। फिर आया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में राइटवर्ड कब होगा? जब फेवरेबल चेंज होगा तब राइटवर्ड होगा। कितना लिख सकते हो? 10 पॉइंट लिख सकते हो, समझो। अब नेक्स्ट आ गया आपका, समझ कर लो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी में कब होगा? जब कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी इजीली मिलेगा तो राइटवर्ड होगा। समझो, इजी है। अरे फैक्टर्स करके आए हैं, उसका बढ़ने वाला ही तो लिखना है इसमें, कौन सा नया बात है? बहुत पॉइंट है आपके पास। अब सपोज कर लो आ गया इनकम। इनकम में कब होता है? जब इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है, समझना। और जब इनकम घटता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ता है। कितने सारे आप पॉइंट लिख सकते हो। अब देख लो, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में राइटवर्ड कब होगा? जब टैक्स घटेगा तब राइटवर्ड होगा। टैक्स घटेगा तो ही डिमांड बढ़ेगा, तब राइटवर्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या आप खुद से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऑलरेडी कॉपी में सब लिखा हुआ है, समझने का कोशिश करो, हाँ कि ना? आराम से लिख पाओगे। तो अगर ये क्वेश्चन आप आराम से लिख पाओगे तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आप रेडी कर पाओगे। आपको पता भी होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द रीजन फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ोगे तो लगेगा कितना कुछ है। बात समझो। तो आराम से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो, आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्कस द रीजन फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो आराम से कर सकते हैं, अरे आराम से कर सकते हैं। हाँ बोलिए ना, कितना पॉइंट चाहिए? बहुत सारा पॉइंट आता है, बताइए। आप थक जाएंगे सुनते सुनते, इतना पॉइंट आता है हमें। अब जैसे वेदर, वेदर में कब होगा लेफ्टवर्ड? जब अनप्लेजेंट चेंज आएगा। स्मार्ट बनिए। ये सब क्वेश्चन सब कोई रटता है, मैं देखा हूं। अलग से क्वेश्चन है, बोला ये अलग क्वेश्चन है, एक अलग से रट रहा होता है। अरे ऐसे मत पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में लेफ्टवर्ड कब होगा? जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंज आएगा तब लेफ्टवर्ड होगा। कितना सारा पॉइंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में कब होगा? जब टैक्स बढ़ेगा तब लेफ्टवर्ड होगा। बहुत सारा पॉइंट है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो आप एक चीज देखो, 5 में तो 2 आंसर हो ही गया, क्या दिक्कत हुआ? समझे कि नहीं समझे? समझिएगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता बाकी लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं 2 जन के लिए 100% श्योर हूं वो समझ रहा है पूरा मेरे क्लासेस को। बाकी भी समझ रहे होंगे, मेरे को नहीं पता। एक मानवी है और एक यशवी है, दे आर 100% परफेक्ट इन माई क्लास। मेरे को सब कुछ पता चल जाता है, उस बॉडी लैंग्वेज इससे सब कुछ पता चल जाता है। बाकी का मुझे नहीं पता, या तो आप इरेगुलर हो या आप क्लास नहीं कर रहे हो ठीक से, लेकिन दोनों का मैं गारंटी एश्योरेंस हूं। मैं ऑनलाइन में एश्योरेंस दे रहा हूं 2 बच्चे का, वो लोग 100% चीजें समझ रहे हैं। बाकी का मुझे नहीं पता, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और ना हाँ ना बोल रहे हो। निष्ठा क्या हुआ? ना हाँ ना क्या, स्टैचू की तरह बैठ जाता है। नहीं से समझ रही हूँ। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है। 2 आंसर हमारा रेडी है, 2 आंसर रेडी है। गौरंग क्या तुम फेस में फेस पैक लगाया है क्या, जो फेस नहीं दिखा रहा है?
सर क्या नहीं सर, नहीं लगा है सर। तो नहीं लगाया तो दिख ही नहीं रहा फेस। एकदम ऐसे बैठो, देखो मानवी को देखो, यशवी को देखो, एकदम ऐसे बैठो, कितना अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का एग्जाम्पल दे पाऊंगा ना कि हाँ ये भी बच्चे हैं जो समझ हाँ रहे सर। हैं। खाली हाँ सुनने सर। से नहीं होगा, समझना भी है। गौरव आपका 4 क्लास हो गया, 1 क्लास बाकी है, उसको सर कर लेना। 5वां भी हो गया। हाँ सर कर लिया। बहुत बढ़िया, कर लिया बहुत सर बढ़िया जो। गौरव, वेरी गुड, समझ आया होगा एकदम बढ़िया से। हाँ सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। गौरव भी है हमारी टीम में, वेरी गुड, अच्छा लगा। चलो, तो ये क्लियर हो गया, हमारा 2 आंसर रेडी हो गया बेटा। तो आप आराम से लिख सकते हो रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और रीजन फॉर द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है। चले अब हम आगे, सारा हो जाएगा, टेंशन मत करो। 5 का 5 आंसर रेडी रहेगा आपके सामने, एकदम टेंशन करने का दरकार नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? मानवी को डिस्टर्ब नहीं करें। मैं सबको देखता हूं, आपको लगता होगा मैं मेरा हैबिट बहुत अलग है, मैं सबको देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बात समझिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मुझे याद है, मुझे तो खाली प्ले करना है, तो वहां तो सोचना ही नहीं है, तो आपको ही देखूंगा। बात समझिए, वेरी गुड। चलिए अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हो जाएगा, मन से सुनना है, हो जाएगा। 5 क्वेश्चन अभी हो जाएगा, हमारा 2 हो चुका है, मोर 3 टू गो, एकदम चलेगा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्सपेंशन और इंक्रीज के बीच में डिफरेंस। ठीक है, टेंशन नहीं करना है, आराम से होगा, सब याद हो जाएगा। और याद रखिएगा, कभी भी आप अगर डिफरेंस करते हो ना मेरे पास, तो हमेशा 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, एक जो जिसके बीच में आप डिफरेंस कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हमेशा रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। ठीक है, अब देखो मीनिंग निकालता हूं, अच्छे से सुनना, हो जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या था? बढ़ना। चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा प्राइस घटेगा। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं क्या कि व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉल्स कि राइजेस, व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस, हा कि ना? व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, when quantity demand rises due to fall in the price of a commodity, when quantity demand rises due to fall in the price of a commodity, समझ आ रहा है? इंग्लिश में बोल रहा हूं तो हिंदी में कल समझा दिया था। when quantity demand rises due to fall in the price of a commodity, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज्ड। बन गया मीनिंग। कौन सा बड़ा चीज था? आराम से बोल सकते हो, क्या बोलोगे? व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्या? अनचेंज्ड। आया कि नहीं आया? एकदम आया। ये तो हिंदी में कल बता दिया था, आज इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। When quantity demand rises due to fall in the price of a commodity, keeping all other factors of demand unchanged। हो गया। कोई भी आपके भरोसे मैं नहीं छोड़ूंगा कोई भी क्वेश्चन कि याद कर लेना, नहीं अभी करो यार, वो घर पे नहीं होगा, अभी करो। मैं हूं ना, मैं याद करा देता हूं। ठीक है, क्लियर है ना? तो when quantity demand rises due to fall in the price of a commodity,
कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज्ड। आराम से हो जाएगा। व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज्ड। और इंक्रीज में क्या बोलोगे? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स आता है आपको एक्सेप्ट प्राइस। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। अरे हो गया कि नहीं हो गया? हाँ कि ना? बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस, हाँ कि ना? व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल, आप बोल रहे हो, मैं लिख रहा हूं, ठीक है? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हाँ कि ना? ठीक है? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज्ड। अरे बाप रे, इतना बड़ा मीनिंग याद हो गया? अरे क्यों नहीं हुआ? क्या एकदम हो गया भैया? पूछिए ना, बता देते हैं। कॉन्सेप्ट याद हुआ है, मीनिंग याद नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट याद हुआ है। कभी भी कोई पूछे एक्सपेंशन मतलब, बोला बढ़ना, बोला चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा प्राइस घटेगा, तो बोलते हैं व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्या? अनचेंज्ड। और यहां क्या बोल सकते हैं? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। हाँ क्लियर है भैया? एकदम क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है? एक बात बताए आपको, एक्सपेंशन और इंक्रीज अच्छे से पढ़ लो तो कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज भी अपने आप हो जा रहा है। अरे हाँ, समझो। क्लियर है कि नहीं है? क्लास 10 में ये क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, क्लास 11 में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। मुश्किल से स्टूडेंट 2-3 पॉइंट लिख के थक जाता है, आप 5-6 पॉइंट लिख दोगे। टेंशन क्यों कर रहे हो? आइए सेकंड देखो, रीजन। अरे क्या रीजन है? पता ही तो है। एक्सपेंशन में रीजन क्या लिखोगे? इट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस। कौन सा नया बात है? वजह कौन है? फॉल इन प्राइस। तो क्या लिखोगे यहां पे? इट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, हाँ कि ना? अब ये क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू फेवरेबल चेंज in other factors. It is due to favorable change in other factors like increase in क्या लिख सकते हो? increase in number of consumer, हाँ कि ना? pleasant change in weather, अरे बोलो, pleasant change in weather, favorable change in taste and preferences etc. बस हो गया। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हाँ कि ना? क्लियर है? तो 2 पॉइंट। अब देखो, अब बस 2 ही पॉइंट में दम था, बाकी कोई दम नहीं है। देखो, थर्ड है शेड्यूल।
अरे स्केड्यूल याद है ना, स्केड्यूल ऐसे बनता है देखो, अरे टेंशन नहीं करना। एक्सपांशन मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा प्राइस घटेगा, तो घटेगा तो 5 4 10 20 हो गया, अपने आप से लिखो। इंक्रीज मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस मानवी बोल रही है घटेगा, गलत बोल रही है, कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीज है ना, अरे भूल गए क्या? नहीं सर, मैंने वो एक्सपेंशन का बोल दिया था। ओके, क्लियर है कि नहीं है, समझना है? समझा कि नहीं समझा? गौरंग समझा? ठीक है, हाँ सर समझ गया। ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। और यहां 10 20 हो गया, 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना तो आता ही है, हाँ कि ना? 5th पॉइंट, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। अरे एक्सपेंशन में क्या था? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट, और इंक्रीज में था डिमांड कर्व इज राइटवर्ड शिफ्ट। हो गया डिफरेंस? बोलो, हो जाएगा तो? कोई दिक्कत है क्या? देखो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, और यहां पे डिमांड कर्व क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? तो एक्सपेंशन और इंक्रीज तो क्लियर हो गया। तो एक्सपेंशन और इंक्रीज अगर क्लियर हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज भी तो क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। ज्यादा तो टेंशन वाला बात नहीं है। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, करेक्ट। चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, तो क्या बोलोगे? व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज्ड। सही है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वो अदर फैक्टर की वजह से होता है। तो इंक्रीज में क्या बोलोगे? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। क्लियर हो गया? अब सेकेंड रीजन खोजे, एक्सपेंशन का रीजन खोजे, तो क्या हो रहा है? इट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, हाँ कि ना? और वहां क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक, आराम से लिखो, प्लेजेंट चेंज इन वेदर, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ कि ना? इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर एक्सेट्रा। स्केड्यूल तो खुद से ही बना लोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खुद से ही हो जाएगा, ग्राफ खुद बनाना है। इफेक्ट ऑफ डिमांड, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व में डिमांड कर्व का शेप लिखना है, पता ही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बोलिए, तो 3 क्वेश्चन डाउन, 3 क्वेश्चन डाउन हो गया, 2 क्वेश्चन टू गो, उसमें से भी 1 क्वेश्चन पता है आपको। चले आगे। हाँ भैया, ये वाला क्वेश्चन तो हम ही करेंगे, ये क्वेश्चन तो हम ही हेल्प करेंगे, आपका हेल्प नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। हाँ ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहला मीनिंग, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, चैप्टर का नाम डिमांड, डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा,
तो when quantity demand falls due to rise in the price of a commodity, keeping all other factors of demand unchanged. हो गया. डिक्रीज पता ही है. डिक्रीज when demand decreases due to change in all factors except price. तो हो ही गया. हाँ कि ना. तो क्या लिखोगे? when quantity demand falls, हाँ कि ना, due to rise in price of a commodity, हाँ कि ना, ठीक है, keeping all other factors of demand unchanged. क्लियर है कि नहीं है बताइएगा. क्लियर? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. ठीक है. यहां क्या लिखेंगे? when demand decreases due to fall in, क्या लिख रहे हैं ये सब क्या लिख रहे हैं? when demand decreases due to change in all factors except price. हाँ कि ना. अब सेकेंड पॉइंट लिखें तो रीजन है. हाँ पता है, इट इज ड्यू टू राइज इन प्राइस. हाँ कि ना. इट इज ड्यू टू unfavorable change in other factors. हाँ कि ना. unfavorable change in other factors like unpleasant, अरे बोलो यार, हम ही लिखते रहे क्या? unpleasant change in weather, अनफेवरेबल चेंज होगा निष्ठा, अनप्लेजेंट नहीं. भैया आपको कैसे सुनाई दे रहा है? हम तो म्यूट है फिर भी आप सुनाई दे रहे. कैसे सुनाई दे रहा है आपको? यही तो बात है बाबू मेरे अंदर. अनफेवरेबल चेंज इन, बोला ऑनलाइन क्लास में भी पकड़ ले रहे हैं, बाप रे. अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा. क्लियर है एकदम? अब नेक्स्ट स्केड्यूल. हाँ बना लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से बना लेंगे. सच्ची कोई दिक्कत नहीं है. कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना. चैप्टर का नाम डिमांड. डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा. प्राइस बढ़ा दीजिए. चलिए बढ़ा दिए. बोला क्वांटिटी डिमांड घटा दीजिए. बोला लो घटा दिए. हाँ कि ना. डिक्रीज मतलब बोला घटना. बोला चैप्टर का नाम, बोला डिमांड. डिमांड घटेगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा. वेरी गुड. हाँ हो गया. बोलो क्लियर है कि नहीं है? मजाक नहीं है ये. 6-6 नंबर का आता है. क्लास 10 में तो 7 नंबर का ही क्वेश्चन आता है. हमको तो क्या बोले हम आपको, तो बताइए. कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, लग रहा है आपको? आराम से हो जाएगा. फोर्थ,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ बना देंगे ग्राफ, तो कल ही बनाए थे। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, हाँ पता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, और डिक्रीज में डिमांड कर्व इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड कर्व इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हो गया 2 क्वेश्चन, अरे 4 क्वेश्चन हो गया, 5 में 4 हो गया, अरे पता नहीं चला, 4 क्वेश्चन कर लिए लॉन्ग क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और करना है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कल न्यूमेरिकल कराएंगे डिमांड का, कल आपको सिखाएंगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं आता है आपको। अरे बोलिए क्लियर है? 2 क्वेश्चन यहां पे। मानवी कल ऐसा क्या है जो आपको डाउटफुल है कि आप कल क्लास नहीं करेंगे? सर मैथ्स क्लास रहता है रात अब में। देखिए हमको ये भी पता चल जा रहा है, देखिए अब आप सोचिए मेरा बात, आप ये नहीं, ऐसे वो सोचिए कैसे समझ पता चल रहा है गया। सर को ये ऐसे? सर कल का फिर टाइमिंग्स अप्रोक्स क्या रहेगा? कितना बजे मैथ्स क्लास, मैथ्स सर घर पे आते हैं रात में? हाँ मैम आती है। चलेगा। कितना बजे आती है? अराउंड 8 बजे तक आती हाँ है। ठीक है, मैम जब जाए तब कराएंगे, क्या टेंशन। तुम लोग कंसंट्रेट करने वाला बच्चा है बेटा, हमको तो चाहिए तुम मैम लोग। 9:30 बजे 9:30-10 तक जाती है। 10 बजे तक क्या? कल 9:30 बजे तक भेज देना मैम को, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक हाँ होगा मेरा तो भेज दो। बोलो क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। चले आगे। चलते हैं, देखिए 5, अरे बाप रे 5वां नंबर हो गया। रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट, रीजन फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एक्सपेंशन और इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज। और चलते हैं 5th, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, वो इसका भी डिफरेंस नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़े? या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। सबसे पहला तो होगा मीनिंग, क्लियर? हाँ आता है मीनिंग, तो कल ही पढ़ा दिए थे आप। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज्ड। हो गया। रेगुलर रिवाइज करना बहुत, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, हाँ बहुत इजी है, बहुत कुछ है लेकिन इजी है, समझना। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब शिफ्ट इन डिमांड का बात करते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, हाँ कि ना? हाँ याद है हमें, क्लियर है कि नहीं है? चले, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, हाँ कि ना? क्लियर है? रेफर्स टू द change in quantity demand due to change in its price, keeping all other factors of demand unchanged, हाँ कि ना?
हाँ क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व refers to the change in demand, हाँ कि ना, करेक्ट, ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। हाँ क्लियर है कि नहीं है? रीजन क्या बोलोगे? इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस होगा ना, चेंज इन प्राइस, तो इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, हाँ कि ना? इट इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, हाँ कि ना? लाइक चेंज इन, बोलो चेंज इन प्राइस, है ना? वो नहीं, ओके ठीक है, वेरी गुड निष्ठा, मानवी, यशवी, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ कि ना, एक्सेट्रा। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? थर्ड, स्केड्यूल। अरे टेंशन क्यों कर रहे हो? एक्सपेंशन का भी बनाना है, कॉन्ट्रैक्शन का भी बनाना है, और यहां इंक्रीज का भी बनाना है और डिक्रीज का भी बनाना है, दोनों का, हाँ कि ना? फोर्थ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ बना देंगे, एक्सपेंशन का ग्राफ, कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ, इंक्रीज का ग्राफ, डिक्रीज का ग्राफ। क्लियर है? तो फिफ्थ नंबर, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, अच्छे से सुनना है इसको। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व क्या होगा? दोनों का बात करना है। देखो एक ही बार में दोनों का बात कर लेंगे, देखोगे एक ही बार में दोनों का बात कर लेंगे, ठीक से सुनना। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में लिखते हैं, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, बोलो देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, बोलो देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। गौरंग पढ़ नहीं रहे हैं आप, देयर इज अ, गौरंग हाँ सर। कहा? हाँ सर, हाँ सर क्या? पढ़ रहे हैं सर। यूट्यूब में थोड़ी ना वीडियो देख रहे हैं। नहीं नहीं सर, आप ही का पढ़ रहे हैं सर। देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक से सुनना, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, आइदर अपवर्ड known as contraction in demand or downward known as expansion in demand। समझना, एक ही बार में सब ले लिए। क्या बोले? देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, बोलो दो बार बोलो, याद हो जाएगा। देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, आइदर अपवर्ड known as contraction in demand और डाउनवर्ड नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। और समझा कि नहीं समझा? और उसमें क्या बोलेगा? देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, आइदर राइटवर्ड नोन एज इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड नोन एज डिक्रीज इन डिमांड।
हो गया। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? 10-15 मिनट इन्वेस्ट करना घर पे रिवीजन के, तो आराम से हो जाएगा, बता रहा हूं, समझना है ना? तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ मूवमेंट along the same demand curve. There is a movement along the same demand curve, either upward, known as contraction in demand. हाँ कि ना? अंडरलाइन लगा देना, ठीक है? और डाउनवर्ड, known as expansion in demand. अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? और यहां क्या बोलेंगे? देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, हाँ कि ना? आइदर राइटवर्ड, हाँ कि ना? known as increase in demand, अंडरलाइन कर दिया, और लेफ्टवर्ड known as decrease in demand. कितना क्वेश्चन हो गया? सर ये जो है इफेक्ट ऑफ ऑन डिमांड कर्व मूवमेंट, इस वाले में, इसमें हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग के बारे में तो नहीं बोला, तो लिखना। एक्चुअली बात क्या बोल रहे हैं ना, स्लोपिंग तो डीम्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। अलग तो मूवमेंट है ना दोनों कर्व में, समझा? और डिफरेंस भी देखो आप एक बार, क्लियर? बोलो, 4 डाउट, 5 क्वेश्चन। यार ऐसे कैसे यार, फिर मजा क्या है? क्लियर हुआ? बताइए, 100% क्लियरिटी दिख रहा है आपके सामने? एक बार ये बताना है आपने को। मैंने, आप समझ रहे हैं? आप रेडी कर रहे हैं क्लास में सारी चीजें? देखिए, आप नोट्स भी रेडी कर ले रहे हो, आप हिंदी में समझ रहे हो, इंग्लिश में अपना नोट्स भी रेडी हो जा रहा है। मेहनत आपको मैं बहुत कम करने दे रहा हूं, आप ये चीज फील करिएगा। समझ आ रहा है? आप क्लास में ही डिफरेंस कर ले रहे हो, क्लास में ही लिख ले रहे हैं अपने, तो आपको समझ में आ रहा है? आपका कॉपी ही कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक्स का बुक है, समझो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत, कहीं पे परेशानी? अब मैं 10 मिनट कुछ बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी करना है, 10 मिनट, उसके बाद आपका छुट्टी। कल अपन फिर मिलेंगे, कल आगे अपने जितने अपने मिल पाएंगे, जितने जल्दी जल्दी मिलेंगे उतने अच्छे हैं, ठीक है? फटाफट एकदम, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूं, एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा आईएससी वाले बच्चे और सीबीएसई वाले बच्चे, ठीक है? आईएससी मतलब आईसीएसई इंक्लूडेड, और एक है सीबीएसई वाले बच्चे, मैं 2 को मान रहा हूं, ठीक है? तो सीबीएसई वाले बच्चे से मैं पहले बात कर लेता हूं। सीबीएसई वाले, आप एक चीज याद रखिएगा, आपको जो आपने जब फैक्टर्स पढ़ा था, फैक्टर्स जब आपने पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, सीबीएसई से बात कर रहा हूं तो आईएससी वाले बात ना सुने तो अच्छा है, ठीक है? तो मैं सीबीएसई वाले से बात कर रहा हूं। सीबीएसई वाले, एक चीज आप याद रखिएगा कि हम लोग जब फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड जब इनकम किए थे, तो इनकम पे अपने बात किए थे कि जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा फॉर नॉर्मल गुड्स। तो उसमें जो ग्राफ बनेगा एज पर इनकम नॉर्मल गुड्स का, वो राइटवर्ड बनेगा, क्योंकि इनकम अदर फैक्टर है। राइटवर्ड बनेगा मतलब इंक्रीज बनेगा।
तो आप वही वाला ग्राफ बनाओगे वहां पे। देखो ग्राफ के लिए जगह छोड़ा हुआ होगा यशवी। समझ आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इनकम एक बार में समझ नहीं आया आप मतलब क्या बोल रहे हैं। हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग जब डिमांड पढ़े थे उसमें इनकम वाला पॉइंट था, उसमें 3 ग्राफ छोड़ा हुआ है, हाँ कि ना? तो उसमें जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा नॉर्मल गुड का, तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इनकम इज अदर फैक्टर, डिमांड बढ़ रहा है तो इंक्रीज, घटेगा तो डिक्रीज। आप वही वाला बनाओगे। समझा आप क्या बोला आपको? ये क्लियर हुआ आपको? आपका वही वाला ग्राफ बनेगा, समझ में आया, जहां पे इनकम वाला पॉइंट है। क्लियर है ना क्या बोलना चाह रहा हूं यशवी? इनकम बढ़ा, इनकम आप लिखा, इनकम में आप लिखते हो ना कि इनकम बढ़े या घटे जरूरी है डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे, कि वो नॉर्मल है कि इन्फीरियर है कि नेसेसिटी है। अगर नॉर्मल है तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा तो आप कौन सा ग्राफ बनाओगे? ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट बनाओ, हाँ कि ना? तो सर इनकम घटने का भी तो बनाना होगा, लाइक इनकम घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हाँ, इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड का डिमांड घटेगा। हाँ नॉर्मल गुड का डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हाँ, और इन्फीरियर के लिए भी अलग से बनाओगे। और नेसेसिटी के लिए तो जरूरी है। आपको समझ आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब आप हमेशा ग्राफ एज पर लॉ बनाओगे, हाँ, क्योंकि एज पर लॉ ही तो बना रहे हो आप, क्योंकि एज पर लॉ इनकम जो है वो अदर फैक्टर है, और इनकम में डिमांड बढ़ रहा है तो आप इंक्रीज बनाओगे, हाँ कि ना? चलिए अब आप रुकना। अब आईएससी वाले बच्चे आइएगा, सीबीएसई से मेरा बात हो गया। अब आप यशवी, अब आप समझ रहे हो मेरे को आईएससी और सीबीएसई में कैसे डिफरेंस ये पता नहीं होते हैं जनरली टीचर को, और मैं हूं सीबीएसई बैकग्राउंड से, एंड आई नो। और ये सब कैसे होता है पता है? व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस। बात समझना, आप जहां आईएससी वाला बनाओगे तो गलत हो जाएगा, और सीबीएसई वाला आईएससी वाला बनाएगा तो गलत हो जाएगा। समझना, ये होता है एक्सपीरियंस। समझ आया क्या बोले? 2 जगह ही चेंजेस है आईएससी और सिलेबस सीबीएसई के इकोनॉमिक्स में, एक ये जगह है और एक आगे जाके एक जगह पे चेंजेस आएगा, बाकी सब सेम है, एकदम सेम। अब आप देखना यशवी, एक चीज आप देखा होगा, हमारे इस बैच में 10 के भी बच्चे हैं, 11 के भी बच्चे हैं, 12 के भी बच्चे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं चैप्टर कितना, हाँ 12 के भी बच्चे हैं। मतलब आप सोचो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर फील्ड में ये चैप्टर है। अब आप सोचो 10 का आईएससी में है, 11 का सीबीएसई में है, और 12 का जाके ये आईएससी में है, और फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, फिर एमबीए में है, फिर सीएफए में है, सेम चैप्टर। अब आप सोचो ये मतलब इकोनॉमिक्स हर जगह है, और ये चैप्टर, पहला चैप्टर ही हर जगह है। तो इसका बेसिक बनाना बहुत जरूरी है आज के दिन में, और आज आप क्लियर हो जा रहे हो ना, आगे जाके अब आपको डिमांड के लिए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 100% आपको समझ में आ रहा है चीज। अब आईएससी और सीबीएसई वाले एक बात सुनिएगा, आईएससी और सीबीएसई वाले याद रखिएगा एक चीज, आपको ये तो समझ में आ गया, ठीक से सुनिएगा, आईएससी वाले और आईसीएसई वाले से ले बच्चा लोग, आप एक चीज याद रखिएगा, आपके लिए डिमांड कब 2 वे से बनता है, ठीक है? एक प्राइस के लिए और एक अदर फैक्टर्स के लिए, करेक्ट? तो याद रखिएगा, जैसे इनकम वाला पॉइंट था, ठीक है? तो इनकम में हम लोग क्या बोले थे कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़ेगा, क्लियर? तो आप उस समय जो ग्राफ बनाओगे ना, वो आप ऐसे ही ग्राफ बनाओगे, यहां इनकम मेजर करोगे, यहां पे क्वांटिटी मेजर करोगे, इनकम बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये ग्राफ बनाओगे आप। समझ आया आईएससी वाले बच्चे? आप एज पर लॉ नहीं बनाओगे मानवी। सर ये जो बनेगा ये ग्राफ नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर दोनों अलग अलग बनेगा ना? हाँ, ये नॉर्मल का हो गया, इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ गया, और इंफीरियर का भी एक और अलग बनेगा। हाँ, इनकम बढ़ा डिमांड घटेगा। समझा कि नहीं समझा?
एक नेसेसिटी का बनेगा, इनकम बढ़े या घटे डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड कांस्टेंट रहेगा, इनकम बढ़े या घटे डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। आपका ये 3 ग्राफ बनेगा। मैंने बेसिकली आईएससी का ये मैटर करता है समझना। मान लिया अब एक चीज क्लियर करो, बाकी लोग भी आईएससी वाले बच्चे, एज पर लॉ ऑफ डिमांड मेरा डिमांड कब 2 वे से बनता है, एक प्राइस के लिए और एक अदर फैक्टर्स के लिए। तो बाबू इनकम कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स है, तो अदर फैक्टर्स के लिए तो इंक्रीज और डिक्रीज बनना चाहिए। तो आप ये क्यों बनाए, वो इंक्रीज या डिक्रीज एज पर लॉ होता है, जनरल में यही बनता है। अगर क्वेश्चन मेरे को एज पर लॉ पूछेगा तो मैं इंक्रीज और डिक्रीज बनाऊंगा, हाँ प्राइस कांस्टेंट करके। लेकिन जब तक मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछेगा एज पर लॉ, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं यही वाला ग्राफ बनाऊंगा। समझना मानवी, ये आईएससी का बात है। और सीबीएसई बोलता है हम थ्रू आउट द लाइफ हम लॉ फॉलो करेंगे। समझा, ये डिफरेंस है, आप यही बनाओगे। फिर इसके बाद देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। समझना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। तो आप ऐसे करोगे, प्राइस ऑफ टी क्वांटिटी ऑफ कॉफी। समझा, मतलब ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी बढ़ेगा। समझा मानवी, दिस इज नॉट एज पर लॉ ऑफ डिमांड। निष्ठा समझ में आया। लेकिन हां, आपको अलग से पूछ लिया मानवी, इनकम बढ़ गया, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़ता है, सही है। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़ेगा। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, इंक्रीज बनेगा कि डिक्रीज बनेगा। आप उस समय बोलोगे इंक्रीज बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन एज पर लॉ पूछ रहा है। समझा, समझा मानवी, इनकम बढ़ेगा, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़ेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ ही रहा है इंक्रीज बनेगा कि डिक्रीज बनेगा, तो इंक्रीज बनेगा। कोई क्वेश्चन आपको एज पर लॉ पूछ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो एज पर लॉ पूछ रहा है तो इंक्रीज बनेगा। उस समय आप बोल दोगे हाँ इंक्रीज बनेगा। अब आपको नॉर्मल क्वेश्चन आया, इनकम बढ़ा, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़ेगा, ग्राफ बनाओ। बस ये बोला ग्राफ बनाओ, तो कौन सा बनाओगे, ये वाला कि इंक्रीज वाला? ये वाला बनाओगे। क्यों? क्योंकि लॉ एज पर लॉ नहीं पूछा। समझा कि नहीं समझा मानवी? क्लियर होना चाहिए, कब ये बनाना है कब वो बनाना है, समझना है। जब एज पर लॉ पूछेगा तो वो बनाना है, जब एज पर लॉ नहीं पूछेगा तो ये बनाना है, खत्म। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। सर एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, प्राइस ऑफ कार, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो P1 Q1 ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। समझा मानवी हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? निष्ठा बताइए क्या क्वेश्चन है? सर जैसे आपने नॉर्मल गुड्स में बोला कि इंक्रीज होगा, तो हम एक्सटेंशन या एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं ना? क्योंकि वो प्राइस के लिए बनता है ना बाबू। क्या हो गया, इनकम तो अदर फैक्टर है। हाँ, तो वो एक्सपेंशन और एक्सटेंशन कैसे हो सकता है? एक्सपेंशन और एक्सटेंशन कैसे हो सकता है मानवी? समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम कैसे पूछ सकते हैं, बताओ इनकम बढ़ गया तो एक्सपेंशन बनेगा या कॉन्ट्रैक्शन बनेगा? मैं पूछ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से होता है। समझने की कोशिश करो। मैं कभी भी ये नहीं पूछ सकता हूं ना कि इनकम बढ़ गया, बताओ नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ा, बताओ एक्सपेंशन बनेगा कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। मैं क्वेश्चन गलत पूछ रहा हूं, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के लिए होता है और इनकम अदर फैक्टर्स है। वहां तो इंक्रीज या डिक्रीज बनेगा एज पर लॉ ऑफ डिमांड। अगर नॉट एज पर लॉ ऑफ डिमांड है तो नॉर्मल ये वाला ग्राफ बनेगा, खत्म।
मानवी आपको क्लियर हुआ? गौरंग, निष्ठा, आपको क्लियर हुआ? अब ये बताइए कब ये बनेगा, कब वो बनेगा? मानवी बोलो। क्लियर है? पूरा पक्का क्लियर है? नॉर्मल अगर हम आपको बोला, फॉर एग्जांपल बोला इनकम बढ़ा, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड क्या होगा? इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड का डिमांड घटेगा। बोला ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओगे, ये या वो? ये ऑब्वियसली ये बनाएंगे, क्योंकि नॉट एज पर लॉ नहीं पूछा है। क्लियर है कि नहीं है? निष्ठा, हाँ जी सर। वेदर में प्लेजेंट चेंज आया, वेदर में प्लेजेंट चेंज आया, डिमांड क्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बताओ एक्सपांशन बनेगा कि कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन। बट वो तो अदर फैक्टर्स है ना सर। एक्सपांशन बनेगा कि कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन बनेगा सर। एक्सपांशन बनेगा। यशवी, सर आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वेरी गुड, वो बहुत तो अच्छा, यही तो चाहिए मेरे को, यही तो चाहिए मेरे को। तुरंत अटैक किया है मेरे ऊपर। आप ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। वेदर अदर फैक्टर है, आप ये पूछिए इंक्रीज बनेगा कि डिक्रीज बनेगा, तो हम जवाब देंगे। वेरी गुड यशवी, बहुत बढ़िया। समझने का कोशिश करें। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के लिए बनता है, इंक्रीज और डिक्रीज अदर फैक्टर्स के लिए बनता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक से सुनना है क्लास। बहुत बढ़िया, देखिए ठीक से सुनने का नतीजा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको फॉर एग्जांपल आपको पूछा इनकम बढ़ गया, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बन गया, बढ़ गया, बढ़ेगा ही। बोला ग्राफ बनाओ, तो कौन सा ग्राफ बनाओगे? ये वाला बनाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि नॉट एज पर लॉ ऑफ डिमांड पूछा। हाँ कि ना? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब बताइए निष्ठा, क्लियर है? अभी भी दिक्कत है? पक्का? याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, हाँ कि ना? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, हाँ कि ना? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन है। टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, हाँ कि ना? क्लियर? क्लियर? चलिए बताइए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आया निष्ठा? हाँ जी सर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आया, डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बताओ कॉन्ट्रैक्शन बनेगा कि डिक्रीज बनेगा? इंक्रीज बनेगा सर। ओह वेरी गुड, अब सीख गया है। बोलो क्लियर कि नहीं है? हाँ कि ना? ऑब्वियसली इंक्रीज बनेगा। वेरी गुड। पहले से वेदर वाले में मेरे को लगा, बट हाँ, लगा क्या? मार खाओगे तुम अब, लगा क्या? तो मुझे लगा आप दो बार अभी क्वेश्चन अभी पूछे, यहाँ पे मैं घुस गलत के मारेंगे तुमको हम, बकवास जैसा। यशवी का जवाब देखा, मजा आ गया मेरे को यशवी का जवाब सुन के, मजा आ गया। आप ये ऐसे बोल रही है, ये क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते। एक बार तो खराब लगा, ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन फिर वो अलग, एक बार में लगा नहीं भाई अच्छा है, कॉन्सेप्ट सीख गए। एक बार तो खराब, थोड़ा सा खराब लगा रही भाई ऐसे बोल रही है, लेकिन फिर इतना अच्छा लगा कि हाँ कॉन्सेप्ट। सॉरी सर, मतलब अब मैं यार मस्ती कर रहा हूँ तुमसे, अरे मस्ती कर रहा हूँ। उसका इतना खुशी मिला कि देखो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बन गया है कि जवाब ऐसे दे रहा है कि ये क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। वेरी गुड, मजा आ गया। अब आपको एक चीज करना है, जो अब हम लोग का डिमांड का एक फेज खत्म हुआ है बच्चा, ठीक है? अब अपने को क्या करना है, दूसरे फेज में जाना है। तो यहां तक का फेज को अच्छे से रिवाइज करते हुए रेडी करना है। देखो डिमांड सबसे बड़ा चैप्टर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है? डिमांड के ठीक बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है सप्लाई, सुनिएगा, ठीक है? वो सप्लाई पूरा डिमांड का रेप्लिका है, मतलब डिमांड अगर रेडी हो गया तो सप्लाई अपने आप रेडी हो जाएगा।
हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसके इसके सिलेबस में है वो बेसिकली 11 सीबीएसई के हैं और 12 आईएससी के हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोटा मोटी हम लोग सिलेबस सितंबर में खत्म कर देंगे, याद रखिएगा। सितंबर में आपका खत्म हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका सितंबर में खत्म हो जाएगा, जिसमें 8 चैप्टर है। अब हम लोग थोड़ा स्पीड और जा सकते हैं क्योंकि हम और आप कनेक्ट किए, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चे से ये थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा, जैसे आज निष्ठा बैठ रही है, बाकी लोग, आप लोग थोड़ा समझिए, मानवी, यशवी, ये लोग की तरह आप लोग बैठो क्लास में। ये लोग सच में बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, किसी दिन अगर ये लोग दोनों नहीं आएंगे ना, मेरे को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा क्लास, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ है और ये लोग देख रहा है, ये लोग हाँ ना बोल रहा है, ये लोग को मैं देख रहा हूं, ठीक है। प्लीज मैं बाकी से भी एक चीज करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले का क्लास छूटा हुआ है, कुछ नहीं समझे हो, आज हमारा डिमांड का 6 क्लास हुआ है, 6 क्लास आप देख के रेडी रख लो, 7 क्लास से सबको एकदम अटेंशन पोजीशन करके बैठो, तो मजा आएगा पढ़ने में, याद रखिएगा, ठीक है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप ऐसा करो तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलो यशवी, काम चालू करो अपना। यहां से था क्या? नहीं, यहां से नहीं था, यहां से था, आई थिंक सो, उसके पहले से था। ओ अरे हाँ, उसके पहले से था, अरे बाप रे, हाँ यहां से था, यहीं से तो था। क्लियर है ना? ये रेडी कर लेना ये क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना एकदम। आपने बोला कि इस चैप्टर के बाद डिमांड के बाद डायरेक्ट सप्लाई है, हम लोग का बुक में इलास्टिसिटी भी है। हाँ तो नेक्स्ट चीज हमारा इलास्टिसिटी है, तो वो इसमें ही मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं बोला ना, एक फेज खत्म हुआ, दूसरा फेज, दैट इज इलास्टिसिटी, न्यूमेरिकल। हाँ। डिमांड खत्म होने के बाद सप्लाई करने में 4 क्लास लगेगा। 2 बड़ा चैप्टर आपका खत्म हो गया, और 2 बड़ा चैप्टर खत्म हो गया मतलब आप समझिएगा, मतलब मेजर आपका खत्म हो गया। आपका क्लास 10 में 10 चैप्टर है, ठीक है, उसमें से ये 2 मेजर है, ये 2 अगर खत्म हो गया तो आप समझ लो आपका 30% सिलेबस हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है मानवी, हाँ, क्योंकि 16 नंबर का एमसीक्यू आता है। स्लो पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। सबको ही ले लिया होगा आराम से, मैंने यशवी भेज देगी, यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। अपने कल मिलेंगे, कल है थर्सडे, कल अपने रात में वापस मिल रहे हैं क्लास के लिए, कल अपने न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, अच्छे से। यहां तक और एक पेज है, और एक पेज है, और एक पेज है, दैट इज फॉर आईएससी। कहां गया वो पेज? अरे पेज ही गायब हो गया। एक पेज और था ना, एक्सेप्शन जिसमें लॉ नहीं होता है सर, गिवन गुड्स और वो वाला। क्या एक्सेप्शन सर, जिसमें गिवन गुड्स और सब है, जिसमें लॉ नहीं यूज होता है इस डिमांड का। निष्ठा तुमको क्या हो गया है? सर हाँ, बुक में यही लिखा है एक हाँ एक्सेप्शन सर, एक्सेप्ट जिसमें गिवन गुड्स और जिसमें लॉ यूज नहीं होता है डिमांड का, क्या करना है उसका? वही वाला बाकी है सर। हाँ पता है मेरे को सब याद है बाबू। आप पूछे इसलिए और कोई बात नहीं, आप लोग के लिए फर्स्ट ईयर है, मेरा ये 11 साल है, 11 साल मेरे को सब पता है बाबू, सब घोट के पिया हुआ है बाबू, सब पी लिया हूँ घोट के। हाँ आप रात में भी उठा के बोलोगे मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, ठीक है, मेरे को बुक नहीं चाहिए बेटा। चलिए ये क्लियर है यहाँ तक, ये फोटो ले लिया ना यशवी, चलते हैं। तो कल मिलेंगे अपने वापस से, यहाँ तक पूरा अप टू डेट अच्छे से कॉपी को रिवाइज करिएगा, और आईएससी और सीबीएसई जो डिफरेंस बताया गया है वो याद रखिएगा, कौन सा ग्राफ, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड वाला ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक रेडी रखिएगा, अपने कल मिलेंगे वापस से, और कल और इंटरेस्टिंग क्लास होगा कल, याद रखिएगा, कल क्लास बहुत अच्छा होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, मजा आएगा,
ठीक है, चलिए मिलते हैं, चलिए गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।